हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी में अब हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कि भारत में अर्बनाइजेशन यानी भारत में नगरीकरण, कि भारत में नगरीकरण है वो कैसे हुआ या नगरीकरण के लिए कौन से कारक हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किन कारणों से नगरीकरण में है वो वृद्धि होती है। कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नगरीकरण, नगरीय जनसंख्या के बढ़ने को नगरीकरण की प्रक्रिया है वो कहा जाता है। कि जैसे जैसे नगरीय जनसंख्या बढ़ती जाती है उसको नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहा जाता है। नगरीय जनसंख्या 3 कारणों से बढ़ती है। अब नगरों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है या पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, वो 3 जो फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं जिनके कारण अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है। फर्स्ट आता है आपका प्राकृतिक वृद्धि यानी नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि के कारण यानी नेचुरल ग्रोथ के कारण। दूसरा है आपका गांव से नगरों की ओर प्रवास यानी माइग्रेशन के कारण। ठीक है। थर्ड आता है आपका किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय घोषित हो जाने से, कि कोई ग्रामीण क्षेत्र था और उसको नगरीय क्षेत्र है वो घोषित कर दिया गया, उसके कारण भी पॉपुलेशन है वो ग्रोथ करती है। जैसे बावल पहले क्या था, एक गांव था, ठीक है, बावल गांव, फिर बावल में इंडस्ट्री एरिया है उसको डिक्लेयर कर दिया गया, इंडस्ट्री एरिया जो है वो लग गया। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बावल में जनसंख्या है वो वृद्धि करती जा रही है, पॉपुलेशन है वो ग्रोथ करती जा रही है। इस प्रकार नगरों की जनसंख्या है वो वृद्धि होती जाती है। गुड़गांव में पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के दिन गुड़गांव है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया है। इवन यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो गुड़गांव है आज के दिन वर्ल्ड मैप के ऊपर उसको देखा जाता है, दुनिया जानती है कि साइबर सिटी के नाम से गुड़गांव को जाना जाता है। अब देखो क्या आता है कि नगरीकरण के स्तर का माप। अब जो नगरीकरण का जो लेवल है कि भाई नगरीकरण का जो स्तर है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, कि नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में यानी जो टोटल पॉपुलेशन है कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के माप के रूप में किया जाता है। कि कुल जनसंख्या है मान लो 100, तो आप ये कहें कि 70% नगरीय जनसंख्या है, तो इससे नगरीकरण का माप निकालेंगे। 30% जो पॉपुलेशन बची वो आपकी हो गई ग्रामीण जनसंख्या। कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो माप है, मेजर है, वो कितना परसेंट है, उससे नगरीकरण के स्तर को फाइंड आउट है वो किया जाता है। भारत में नगरीकरण के लंबे इतिहास के बावजूद, कि भारत में नगरीकरण है अर्बनाइजेशन की है उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, कि इन इंडिया ड्यू टू लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन यहां नगरीकरण का स्तर बहुत कम रहा है। कि ड्यू टू लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया द नगरीकरण अर्बनाइजेशन लेवल इज बिकम वेरी लो, कि यहां पर नगरीकरण का जो लेवल है वो बहुत कम रहा है। अगर हम बात करें सन 2001 में भारत में नगरीकरण का स्तर, कि 2001 में भारत में नगरीकरण का स्तर 27.78% था। कि 2001 में भारत में नगरीकरण का जो स्तर है 27.78% था। इसको अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो इसको हम 28 ही काउंट कर सकते हैं। यानी 2001 तक भारत में जो नगरीकरण का स्तर है वो सिर्फ 28% था। ठीक है, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम था। और जो डेवलप कंट्री हैं उन डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में भारत में जो नगरीकरण का जो लेवल था वो लेवल बहुत ही कम था। विश्व की कुल जनसंख्या का, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि विश्व की कुल जनसंख्या का यानी टोटल पॉपुलेशन का 45% भाग नगरों में रहता है। यानी वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन का 45% जो पार्ट है वो रेजिडेंस या नगरों में निवास करता है। अगर हम देखो भारत के सेंसस की बात करते हैं, भारत के डाटा की बात करते हैं हम, तो 2001 अकॉर्डिंग टू 1901 यानी अर्बनाइजेशन का जो परसेंटेज है वो भारत में कितना था, 11.4% यहाँ पर अर्बनाइजेशन का जो लेवल है यानी परसेंटेज है वो था। उसके बाद हमने बात की 2001 की, कि 2001 का परसेंटेज आया हमारे पास 28%। यानी 2001 तक भारत का जो अर्बनाइजेशन का जो लेवल था वो 28% था। उसके बाद हम करंट बात करते हैं अब
2017 की, तो 2017 में भारत में अर्बनाइजेशन का लेवल है वो 34% है, यानी 4% वो इंक्रीज हो गया कंपेयर टू 2001। अच्छा, यही लेवल चलता रहा तो 2030 तक, ठीक है, यानी आने वाले टाइम में 2030 तक भारत में अर्बनाइजेशन का जो लेवल है यानी 40.76, यानी हम इसको ये मान सकते हैं कि 41% है वो अर्बनाइजेशन का जो लेवल है वो हो जाएगा। तो भारत में अब जाकर अर्बनाइजेशन का जो स्तर है या परसेंटेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज है वो होने लगा है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन, यानी नगरों का वर्गीकरण। नगरों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है कि नगरों का जो क्लासिफिकेशन है वो मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर मोस्ट इंपोर्टेंट। इन 2 आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि हम प्रचलित है। वो 2 आधार हैं, जनसंख्या का आकार यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन साइज, प्रकारों के आधार पर यानी बेसिस ऑफ वर्क, उनमें कौन कौन से प्रकार है वो किए जाते हैं, कौन कौन से काम है वो किए जाते हैं, ठीक है। उसमें अब नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या आकार के आधार पर, फर्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे, जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भारत की जनगणना यानी सेंसस अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंसस जनसंख्या के आकार के आधार पर 6 वर्गों में बांटती है, कि जो इंडिया की सेंसस है वो नगरों को 6 प्रकारों में या 6 वर्गों में है वो बांटती है। ये टेबल देखना 4.2, इसमें वर्ग दिए गए हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, ठीक है। ये नगरों के क्रम को है वो बांटती है कि 1 लाख से अधिक, 50,000 से 99,999, 20,000 से 49,999 और 10,000 से 19,999 और 5,000 से 9,999 और 5,000 से कम, ठीक है। ये 6 वर्ग हैं वो बांटती हैं। भारत में नगर का आकार यानी भारत में जो साइज ऑफ ए अर्बन सिटी, कि भारत में नगर का आकार 388 यानी 388 व्यक्तियों वाले वासना बोरसद औद्योगिक अनुसूचित क्षेत्र से लेकर, कि बासना औद्योगिक अनुसूचित क्षेत्र में 388 ही व्यक्ति हैं, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर 1.64 करोड़ की जनसंख्या वाले ग्रेटर मुंबई तक हो सकता है। कि भारत में नगरों के साइज में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नता है वो पाई जाती है कि वो 388 यानी 388 व्यक्तियों के बासना बोरसद क्षेत्र से लेकर 1,64,00,000, ठीक है, की आबादी वाले ग्रेटर मुंबई तक हो सकता है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को कस्बा कहा जाता है, कि 1 लाख से जिस नगर की जनसंख्या कम है उसको कस्बा है वो कहा जाता है, जैसे बावल कस्बा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को, अब जिसकी 1 लाख से अधिक जनसंख्या है नगरीय केंद्र वाले नगर को अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है, उसको फर्स्ट कैटेगरी का जो सिटी है वो कहा जाता है। 10 लाख से अधिक, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को, यानी जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख है उनको महानगर है वो कहा जाता है। अब इसमें महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को, और जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है उनको मेगा नगर यानी मेगा सिटी है वो कहा जाता है। अधिकांश महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल होते हैं, कि अधिकांश नगर महानगर और मेगा नगर है वो नगरीय संकुल है वो होते हैं। अब देखो नगरीय संकुल के लिए निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश हो सकता है, कि निम्नलिखित जो 3 संयोजन है उनमें से किसी एक का होना है वो जरूरी होता है। एक नगर व उसका संलग्न विस्तार या बहिर्बद्ध। सेकंड, विस्तार सहित अथवा विस्तार रहित 2 अथवा अधिक आपस में सटे हुए नगर, कि जैसे ये एक नगर है, ठीक है, इसका विस्तार हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है, या फिर ऐसे हो कि ये नगर
और ये दोनों नगर ये आपस में एक दूसरे से सटे हुए, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये नगरीय संकुल के लिए जरूरी है। फिर थर्ड आता है एक नगर अथवा उससे सटे हुए एक से अधिक नगरों और उनके क्रमिक विस्तार। नगरीय विस्तारण के उदाहरण रेलवे कॉलोनियां, विश्वविद्यालय परिसर, पतन क्षेत्र और सैन्य छावनी इत्यादि हैं। ये सभी विस्तार शहर या नगर से संलग्न गांव की राजस्व सीमा पर अवस्थित होते हैं कि रेलवे कॉलोनियां, विश्वविद्यालय परिसर, छावनी, ये सब क्या होते हैं? नगरीय विस्तार के उदाहरण हैं कि नगर का विस्तार है वो हुआ है। अब सेकंड आता है इसमें नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण यानी फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन। जनसंख्या की अपेक्षा यानी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन यानी नगर की अपेक्षा प्रकार नगरों के वर्गीकरण का प्रभावी यानी इफेक्टिव और सॉलिड बेस है वो सिद्ध होते हैं। यानी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन है यह नगरों के वर्गीकरण का एक इफेक्टिव एंड एक ये कहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस है वो प्रूव होता है। इसका कारण यह है कि प्रकायों से किसी नगर की, अब इसका रीजन ये है कि प्रकायों से किसी भी नगर की यानी फंक्शन से किसी भी नगर की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था व उसके अन्य आंतरिक पक्षों का ज्ञान होता है। यानी फंक्शनल क्लासिफिकेशन से किसी भी नगर की अर्थव्यवस्था और उसके जो अन्य जो कार्य हैं या अन्य जो पक्ष हैं उनका ज्ञान है वो प्राप्त होता है, उनकी नॉलेज है वो प्राप्त होती है। अतः प्रमुख या विशिष्ट, ठीक है, अतः प्रमुख या विशिष्ट प्रकारों के आधार पर भारत के नगरों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत है वो किया जा सकता है। अब फर्स्ट आता है इसमें प्रशासनिक नगर यानी एडमिनिस्ट्रेशन टाउन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। इन नगरों का प्रमुख कार्य अपने निर्धारित क्षेत्र की सीमाओं में प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करना होता है। इन नगरों के अंतर्गत केवल देश की राजधानी ही नहीं अपितु प्रांतीय राजधानी व नगर भी सम्मिलित होते हैं कि इनमें देश की राजधानी जैसे न्यू दिल्ली ही शामिल नहीं है, इसमें प्रांतीय और नगर हैं वो भी शामिल होते हैं। राज्यों की राजधानियां हैं वो भी प्रशासनिक टाउन में ही काउंट होती हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के एग्जाम्पल हैं। फिर सेकंड आपका आता है कि इंडस्ट्रियल टाउन यानी औद्योगिक नगर। ये नगर मुख्य रूप से कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित माल को उपयोगी विनिर्मित वस्तुओं में बदलने का कार्य करते हैं कि इन नगरों में यानी इंडस्ट्रियल टाउन में मुख्य रूप से कच्चे माल को या जो अर्धनिर्मित यानी आधा निर्मित जो माल है उसको उपयोगी माल में ये कन्वर्ट करते हैं, उसको यूजफुल मटेरियल में ये कन्वर्ट है वो करते हैं। जैसे हुगली, भिलाई, जमशेदपुर, मोदीनगर, सेलम तथा फरीदाबाद औद्योगिक नगरों के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका व्यापारिक एवं वाणिज्य नगर ट्रेड एंड कॉमर्स टाउन। औद्योगिक क्रांति से पहले नगरों के विकास का प्रमुख आधार व्यापार और वाणिज्य ही थे, लेकिन आज भी कुछ न कुछ व्यापार सभी नगर करते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति से पहले, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले उद्योगों का जो आधार है वो व्यापार और नगर ही थे, लेकिन फिर भी आज भी कुछ नगर है या कोई नगर है वो कोई ना कोई कार्य है वो अवश्य करता है। अब देखो व्यापार और वाणिज्य को लेकर रेटजल ने कहा था कि व्यापार और वाणिज्य किसी भी नगर की आत्मा है वो होती है, कि व्यापार और वाणिज्य है वो किसी भी नगर की आत्मा है वो कहलाती है। ऐसे नगर की कल्पना ही नहीं की जा सकती जहां किसी प्रकार का व्यापार न होता हो। व्यापारिक तथा वाणिज्य नगर वस्तुओं के क्रय और विक्रय में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली ऐसे नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका माइनिंग टाउन्स यानी खनन नगर। खनन कार्यों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले भारत के प्रमुख नगर हैं रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली। ये क्या है कि ये भारत जहां जो नगर माइनिंग के कारण यानी वहां पर खनन का कार्य होता है और आसपास उस नगर का डेवलपमेंट हो जाती है, उस नगरों को खनन नगर है वो कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल झरिया।
बोकारो, रानीगंज, ये माइनिंग टाउन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि शैक्षिक नगर यानी एजुकेशनल टाउन। इस श्रेणी में नगरों में शैक्षिक प्रकार कार्यों को प्रधानता रहती है, कि इस श्रेणी में नगरों में जो शैक्षिक कार्य हैं उनकी प्रधानता है वो होती है। रुड़की, वाराणसी, दिल्ली, अलीगढ़, पिलानी, रोहतक व कुरुक्षेत्र इत्यादि शैक्षिक नगरों के उदाहरण हैं, कि इन नगरों की क्या है कि इनमें शैक्षिक यानी शिक्षा का मुख्य प्रधानता है वो होती है, यानी शिक्षा को ही इन नगरों के स्टेब्लिशमेंट का बेस है वो माना जाता है। जैसे रुड़की, कुरुक्षेत्र, रोहतक, ठीक है, वाराणसी, ये क्या है, ये सभी एजुकेशनल टाउन के एग्जाम्पल हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक नगर यानी रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन। ऐसे नगरों में धार्मिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। अमृतसर, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, तिरुपति धार्मिक व सांस्कृतिक नगरों के उदाहरण हैं, कि इन धार्मिक विशेषता है वही इन नगरों की मुख्य विशेषता या प्रधानता होती है। हरिद्वार, वाराणसी, वृंदावन, ठीक है, ये मथुरा, ये धार्मिक यानी रिलीजियस टाउन्स के एग्जाम्पल है। तिरुपति, ये सब क्या है, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स के एग्जाम्पल है। फिर लास्ट आपका आता है कि पर्यटन नगर यानी टूरिज्म नगर, कि वो नगर जो टूरिज्म के कारण डेवलप हुए हैं उनको टूरिज्म नगर है वो कहा जाता है। इस श्रेणी के नगरों में स्वास्थ्यवर्धक जलवायु यानी हेल्थ के लिए अच्छी क्लाइमेट, सुंदर मनोहारी प्राकृतिक दृश्यावली तथा मनोरंजन की विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे शहरों में होटलों, क्लबों, थिएटर, शॉपिंग मॉल तथा टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों की बहुतायत होती है। भारत में कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, माउंट आबू, ऊटी और दार्जिलिंग इसी श्रेणी में आते हैं, कि ये प्रशासनिक टूरिज्म नगर हैं। ये इन नगरों में क्या है कि आपको मनोरंजन के लिए सुविधाएं, ठीक है, टैक्सी की सुविधाएं, ये सब सुविधाएं, दृश्य, अच्छे दृश्य, मनोहारी दृश्य, ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट एंड स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा इन्वायरमेंट, ये सब चीजें हैं वो आपको मिलती हैं। और एक मेन फैक्टर क्या होता है कि इन नगरों में आपको सेफ्टी की भी प्रॉपर गारंटी है वो मिलती है, यानी सेफ्टी को पर्पज को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे हम बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर है, वो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, कि वहां पर टूरिज्म का विकास बहुत ज्यादा हो सकता है, और वहां पर खूब अच्छे अच्छे दृश्य भी हैं, सुंदर वादियां भी हैं, और वहां पर काफी टूरिज्म को बढ़ावा है वो मिल सकता है। लेकिन वहां पर एक ही फैक्टर की कमी है, सेफ्टी, कि वहां पर क्या है कि सेफ्टी है वो नहीं है, इसलिए टूरिज्म को वहां पर बढ़ावा है वो नहीं मिलता। इसी कारण से वहां पर कम टूरिस्ट है वो जाना पसंद करते हैं। देखो अभी क्या था, हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन है वो किया था, कि पॉपुलेशन साइज एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन, कि जनसंख्या के आधार पर और कार्यों के आधार पर भारत के नगरों का है वो वर्गीकरण किया था। लेकिन क्या है कि जनसंख्या के आधार पर और प्रकारों के आधार पर नगरीकरण करने के बाद हमें भारतीय नगरों की जो विशेषताएं हैं उनको भी जान लेना जरूरी है, कि भारतीय नगरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें फर्स्ट है, भारत के अधिकांश नगरों में गांव की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, कि भारत के जो अधिकांश नगर हैं उनमें गांव की जो छाप है या एक हमारी झलक है वो स्पष्ट दिखाई देती है। वास्तव में नगर बड़े गांव ही हैं, और रियलिटी में ये है कि जो नगर हैं, जो सिटीज हैं, वो बिग विलेजेस हैं, कि वास्तव में वो जो नगर हैं वो बड़े गांव ही हैं। जैसे पंचकुला, जींद, हिसार, भिवानी व रोहतक के सेक्टरों में भैंसों का बंधना व हुक्के के लिए उपलों का जलना ग्रामीण जीवन शैली का नगरीय संस्करण प्रतीत होता है, कि कहने को तो वे शहर हैं लेकिन वहां के रोहतक, जींद, हिसार इनके सेक्टरों में भैंसों का बनना और हुक्के के लिए उपलों का जलना एक ग्रामीण जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। अधिकांश नगरीय जनसंख्या व्यवहार, आदतों, दृष्टिकोण और भाषा हर प्रकार से ग्रामीण है, कि अधिकांश जो नगरीय जनसंख्या है वो व्यवहार, उनका बिहेवियर, भाषा, ठीक है, दृष्टिकोण और हर प्रकार से वो क्या है कि एक रूरल पॉपुलेशंस की तरह दिखती है।
प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों के परिणाम स्वरूप, कि प्रवास माइग्रेशंस के प्रतिकर्ष कारकों के परिणाम स्वरूप अधिकतर नगरों में मलिन बस्तियां पाई जाती हैं। कि प्रवास के कारकों के फलस्वरूप या प्रतिकर्ष कारक के फलस्वरूप अधिकांश नगरों में क्या है कि मलिन बस्तियां यानी झुग्गी झोपड़ियों वाली जो बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं। अनेक नगरों में प्राचीन प्रकारों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। कि अनेक जो नगर हैं या टाउन्स हैं उनमें जो प्राचीन यानी एंशियंट जो सिंबल्स हैं उन कार्यों के वो देखने को मिलते हैं। भारतीय नगरों का प्रक्रियात्मक पृथक्करण, यानी भारतीय जो नगर हैं इंडियन सिटीज, उनका जो प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल पृथक्करण अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। कि उनका जो पृथक्करण है वो अभी क्या है कि प्रारंभिक यानी अर्ली स्टेज में ही है। नगरीय जनसंख्या का सामाजिक पृथक्करण जाति, धर्म, आय अथवा व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। कि नगरीय की जो जनसंख्या है उसका सामाजिक पृथक्करण अलग अलग जो किया जाता है उनको बांटा जाता है, वो आय, जाति, धर्म के आधार पर ही उनको पृथक्करण अलग अलग है वो बांटा जाता है।